हेलो स्टूडेंट्स, मैं कुमारी संध्या, टाटा कॉलेज चाईबासा, हिस्ट्री डिपार्टमेंट। सेमेस्टर 3 के स्टूडेंट के लिए मेरा आज का टॉपिक है ट्रेंड ऑफ हिस्टोरिकल राइटिंग इन मेडिएवल पीरियड। इसमें हम देखेंगे कि भारत में मध्यकाल में इतिहास लेखन की जो परंपरा है वो कैसे विकसित हुई, किन लोगों ने इसका विकास किया और आने वाली सदियों में किन किन लेखकों ने, किन किन साहित्यकारों और इतिहासकारों ने ऐतिहासिक लेखन की परंपरा को आगे बढ़ाया और हमारे लिए अपनी अमूल्य जानकारियों को सहेज कर रखा। जैसा कि हम जानते हैं कि प्राचीन काल में हमारी इतिहास की जानकारी का एकमात्र स्रोत जो थे वो उत्खनन थे। पुरातत्व से प्राप्त सामग्री ही हमारी विचारधारा तय करती थी। हम एक अनुमान लगाते हैं कि प्राचीन काल में क्या हुआ होगा। हम देखते हैं कि खुदाई से प्राप्त वस्तुओं, कुछ स्मारक, क्वैन, जो शहरों के उस समय की जो मिट्टी के अवशेष मिले हैं, कुछ उपकरण मिले हैं, कुछ आर्म्स मिले हैं, उनके आधार पर हम अनुमान लगाते हैं कि उस समय के लोगों का रहन सहन कैसा होगा। लोगों ने अपने निरंतर विकास की प्रक्रिया किस प्रकार तय की होगी। उस समय के जो लोग थे, उस समय की जो कंटेम्प्रेरी हिस्ट्री थी, वो किस तरह विकास के पथ पर अग्रसर हुई थी और लोगों का उस समय का व्यवहार कैसा था, रहन सहन कैसा था, वे क्या खाते थे, उनकी आजीविका का स्रोत क्या था। ये सब हम उस समय पुरातत्व से जो प्राप्त होती हैं वस्तुएं, जो उपकरण, जो अवशेष प्राप्त होते हैं, उनसे हम एक मोटी अनुमान मात्र लगाते हैं और उसी के आधार पर हम इतिहास का एक ढांचा तैयार करते हैं। प्राचीन काल की हमारी जो ऐतिहासिक अवधारणा है उसका लगभग यही एकमात्र स्रोत रहा है। जबकि मध्यकाल आते आते हम देखते हैं कि इतिहासकारों ने, उस समय के जो साहित्यकार थे, उन्होंने ऐतिहासिक उस जो परिस्थिति थी उसका एक सिलसिलेवार वर्णन किया है। कुछ इतिहासकारों ने वंशावलियाँ बनाई है और समय और अवधि के अनुसार उस विवरण दिया है और उसे अनेक जो उस समय की अवधि में जिन राजवंशों का शासन रहा है उसके आधार पर उन वंशावलियों का विभाजन किया है। तो ये जो इतिहास जानने के तौर तरीके हैं, इसके कारण प्राचीन भारत से मध्यकालीन भारत पूर्णतः अलग था। लेकिन हम भारत में देखेंगे कि भारत में पुराने ज़माने से ही, जब यहाँ अक्षर ज्ञान हो चुका था, एक तरह की परंपरा लिखने पढ़ने की विकसित हो चुकी थी, उस समय भी हम देखते हैं कि ऐतिहासिक लेखन की परंपरा नहीं के बराबर थी। ऐतिहासिक लेखन की परंपरा भारत में मूल रूप से जो अरबों के आक्रमण के बाद आई थी। अरब जब भारत के बाहर और दक्षिण पश्चिम एशिया में जब मुस्लिम राज्य का विस्तार शुरू हुआ, तब भारत में भी मुसलमानों का आगमन शुरू हुआ, चाहे वो एक आक्रांता के रूप में हो या व्यापारिक के रूप में। जब ये व्यापारिक आए और अपने साथ और उनके साथ और भी जो मुस्लिम ज्ञानविद थे, बुद्धिजीवी थे, वो आए और यहाँ की रहन सहन और परिस्थितियों से वो अवगत हुए और जब वे लौट कर गए तो अपनी विवरणों में उन्होंने भारत के बारे में अमूल्य जानकारियाँ लिखी। यहाँ की राजनीति, समाज व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, लोगों की विचारधारा, दर्शन, धर्म, इसमें उन्होंने भारत के बारे में लगभग सभी तत्वों का वर्णन किया था। तो हम देखते हैं कि भारत में अरबों के आगमन के बाद इतिहास लेखन की एक परंपरा आरंभ होती है और ये परंपरा उस समय का जो भारत का
शासन तंत्र था, समाज तंत्र था, उसके बारे में लगभग 9वीं सदी के एक इतिहासकार जो थे, उन्होंने बालाजुरी ने अपनी पुस्तक फुतूह अल बुल्दान में भारत की परिस्थितियों का बखूबी वर्णन किया था। उसे बड़े जीवंत तरीके से उन्होंने प्रस्तुत किया था और यह आज भी उस समय की जो स्थितियां थी उसका एक अमूल्य, जो हम लोगों के पास एक अमूल्य वो धरोहर है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि उस समय भारत में भी एकाध ऐसे साहित्यकार थे जो ऐतिहासिक तत्वों को सहेज कर रखते थे, वो इतिहास का वर्णन करते थे। लेकिन देखा जाए तो जो उस समय की पृष्ठभूमि थी उसमें साहित्य था, काव्य था, लेकिन ऐतिहासिक लेखन की जो तथ्यात्मक जानकारी होती है उसकी पृष्ठभूमि नदारद थी। उसके लिए इतिहासकारों के पास कहा जाए तो वे ऐतिहासिक समझ से अनजान थे या वो इतिहास को लिपिबद्ध करने से, बतलाने से वो कतराते थे। इस तरह मुस्लिम बुद्धिजीवियों ने ही भारत में आकर एक स्वतंत्र डिसिप्लिन के रूप में, एक स्वतंत्र विषय के रूप में इतिहास लेखन की परंपरा को विकसित किया था। जब भारत में तुर्की आक्रमण हुआ तब इतिहास लेखन की इस परंपरा को बड़ा ही बल मिला और उस समय के सल्तनत काल में बहुत सारे ऐसे लेखक हुए, बहुत सारे ऐसे साहित्यकार हुए जो राज दरबार में रहकर इतिहास को लिपिबद्ध करते थे। वो एक पूरी इतिहास की कहा जाए तो एक क्रमबद्ध संरचना तैयार करते थे और उसे एक पुस्तक के रूप में सहेज कर रखते थे। हालांकि हम जानते हैं कि उस समय की जो इतिहास लेखन की परंपरा थी उसमें उस काल के जो इतिहासविद थे, उस काल के साहित्यकार थे, लेखक थे, बौद्धिक वर्ग थे, इसमें उनकी जो उनके पूर्वाग्रह और उनकी जो निजी विचारधारा थी, इतिहास लेखन में उन्होंने अपनी इन विचारधाराओं को बहुत अच्छी तरह से डाला होगा। अतः हम इस आधार पर उन जो साहित्यों को, ऐतिहासिक साहित्य है, उनको पूरी तरह से प्रमाणिक नहीं मान सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी उस समय की जो समाज थी, राजनीति थी, परंपरा थी, समाज का जो वैभव था, समाज का दर्शन था, समाज में धर्म की क्या स्थिति थी, उस समय की जो धरोहरें थी, उन सब का इन इतिहासविदों ने कुछ तो वर्णन किया ही होगा। उन्होंने उसका एक सामान्य ढांचा तो ज़रूर ही हम लोगों को दिखाया है, भले ही उसमें उनके पूर्वाग्रह शामिल हो, लेकिन इसके बावजूद भी वो हमारे लिए एक ऐतिहासिक संपदा है। इन इतिहासकारों ने भारत में उस समय अपने जो उनकी कार्य थे उसके माध्यम से ज्ञान की एक अलग शाखा के रूप में इतिहास को विकसित किया था। इससे पहले इतिहास का भारतीय जो शैक्षणिक परंपरा थी, भारतीय शिक्षा में इतिहास का कोई योगदान नहीं था। जो छोटे मोटे उस समय ब्यौरा लिखा जाता था वो भी छिटपुट स्तर का होता था, उसमें बहुत स्तरीयता नहीं होती थी और यह मात्र मनोरंजन का साधन होता था। जबकि जो उस समय के मुस्लिम साम्राज्य थे, कुस्तुनतुनियाई और सासानाई प्रदेश में भी बौद्धिक लेखन और ऐतिहासिक लेखन एक स्वतंत्र विषय, एक स्वतंत्र शाखा के रूप में पूर्णतः विकसित हो चुका था और यह अपने साम्राज्य की जो थी वो जीवंत छवि प्रस्तुत करती थी। इस युग में जो इस समय के इतिहासकार थे उनकी बहुत सारी रचनाएं बहुत ही महत्वपूर्ण है और हमारे लिए यह अमूल्य जानकारी का स्रोत है। इन रचनाओं में अल-बरूनी की किताबुल हिंद है, इसमें भारतीय विज्ञान, अल-बरूनी की किताबुल हिंद में भारतीय विज्ञान, समाज, राजनीति, अर्थनीति, यहाँ तक कि विज्ञान और दर्शन का भी अद्भुत वर्णन किया गया था। इसमें है
उस समय के जो उस समय में भारत में जो लोग रहते थे उनके रहन सहन, खान पान, वस्त्रों आदि के बारे में भी विस्तार से वर्णन किया गया था। लोगों की भाषा कैसी थी, लोग किस तरह, अधिकतर लोगों की विचारधारा कैसी थी, इन सब बातों का अलबरूनी ने अपनी पुस्तक में विस्तार से वर्णन किया था। उस समय के जो भारतीय लेखक कल्हण थे, कश्मीर के लेखक, उन्होंने एक बहुत ही प्रामाणिक पुस्तक राजतरंगिणी लिखी थी, जो कश्मीर के इतिहास पर आधारित थी। यह भारत में पहली ऐसी ऐतिहासिक पुस्तक मानी जाती है जिसने भारत के जो उस समय कश्मीर के राजा थे उनकी वंशावली का विस्तृत वर्णन किया था। इसके साथ साथ उस समय राजतंत्र का मौलिक स्वरूप कैसा था, उस समय जो परिस्थिति थी उनका एक सहज वर्णन किया था, और इसकी तारतम्यता और लयता भी बड़ी ही जो थी अनूठी थी, और ये इतिहास को एक रोचकता प्रदान करती थी। मिनहाज उस सिराज की तबकाते नासिरी, उस समय मध्यकालीन इतिहास, जब सल्तनत काल का इतिहास था, उसका ब्यौरा देने के लिए एक महत्वपूर्ण पुस्तक है। इसमें सल्तनत कालीन शासन व्यवस्था का विस्तृत ब्यौरा मिलता है। वर्नी की तारीख़ फिरोजशाही, शम्स-ए सिराज अफीफ की तारीख़ फिरोजशाही, मुग़ल शासक बाबर की तुज़्क़े बाबरी, ये सब जो ऐतिहासिक पुस्तकें हैं इनमें इतिहास का अमूल्य ब्यौरा दर्ज है। बाबर की तुज़्क़े बाबरी जो बाबर की आत्मकथा भी है और यह तुर्की भाषा में लिखी गई है। इसमें बाबर ने उस भारत की तत्कालीन परिस्थितियों का बड़ा ही सुंदर वर्णन किया है, और सुंदर के साथ साथ यह जो वर्णन है वह यथार्थिक भी है। इसमें बाबर ने यहाँ की जलवायु, यहाँ की पेड़ पौधे, कलात्मक स्थितियों से लेकर जो राजशाही की परंपरा थी, प्रशासनिक उस समय की परिस्थितियाँ कैसी थी, राजाओं का आपसी तालमेल कैसा था, इन सब के बारे में विशद वर्णन किया था। इन पुस्तकों से हम उस काल का जो सामाजिक स्तर था, बौद्धिक स्तर था, उसके बारे में एक व्यापक लेखा जोखा हमें इन पुस्तकों से मिलता है। इस समय के इतिहासकारों में जियाउद्दीन बर्नी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण इतिहासकार थे, जिनका जन्म 1285 ईस्वी में एक सैयद परिवार में हुआ था। इनका परिवार कई पीढ़ियों से जो था वो राज परिवार से जुड़ा हुआ था, और इनकी शिक्षा दीक्षा भी बड़े ही अच्छे ढंग में हुई थी। इनका परिवार कुलीन और सफरान परिवार था। उनके जो चाचा थे अलाउद्दीन खिलजी के सलाहकार और राजधानी के कोतवाल थे। जियाउद्दीन बर्नी ने अपनी जो पुस्तक है उसमें अपने शिक्षकों से लेकर अपने परिवार के लगभग सभी व्यक्तियों के रहन सहन और उनके नामों का वर्णन किया है, और उस समय की जो परिस्थितियाँ थी उसका प्रसंग बस अनेक स्थानों पर उसका वर्णन किया है। जियाउद्दीन बर्नी स्वयं मोहम्मद तुगलक के नदीम थे। उनके बहुत अच्छे सलाहकार और मित्र थे। लेकिन जैसा कि हम जानते थे कि बाद की परिस्थितियों में जब फिरोज शाह तुगलक का शासन आया तो जियाउद्दीन बर्नी की जो उच्चतम अवस्था थी वो निम्न स्तर पर आ गई थी। ऐसा कहा जाता है कि अपने जीवन के अंतिम दिनों में उनकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति बहुत ही गिर गई थी। शासन से उन्हें कोई भी सहयोग नहीं प्राप्त होता था, और उनके जीवन का अंतिम जो काल था वो शिक्षा दीक्षा लेते और उस समय का जो ऐतिहासिक विवरण था उसको लिखते हुए ही बीता था, और अंतिम समय में उनकी जो दशा थी वो बहुत ही दयनीय हो गई थी। मध्यकालीन जो साहित्यकार हैं उनमें
अमीर खुसरो का भी बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान है। अमीर खुसरो को एक ऐतिहासिक इतिहासकार से ज़्यादा उनको एक साहित्यकार के रूप में जाना जाता है। उनका जन्म 1253 ईस्वी में हुआ था। वो भी एक कुलीन परिवार से संबंध रखते थे और उनकी रुचि मूल रूप से काव्य रचना में थी, साहित्य सृजन में थी। उनके जो परिवार के ढेर सारे सदस्य राजवंशों से ताल्लुक़ रखते थे। अमीर खुसरो ने स्वयं 6 सुल्तानों का काल देखा था और 6 सुल्तानों को उन्होंने अपनी सेवा दी थी। वह अमीर खुसरो कैकुबाद, जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, मुबारक शाह तथा गयासुद्दीन तुगलक के अंतर्गत शाही सेवा में रहे थे। अमीर खुसरो का जो जीवन दर्शन था वो बड़ा ही अलमस्त किस्म का था। उनका सूफियों से बहुत ही लगाव था और निजामुद्दीन औलिया के तो वो परम प्रिय शिष्य थे। अपने काव्य तथा संगीत के माध्यम से भारत की सूफी संस्कृति के निर्माण में भी उन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया था और उनकी जो कृतियाँ हैं वो आज भी हमारे लिए जीवंत है। उनकी कृतियाँ काव्य रस के साथ साथ उस समय के ऐतिहासिक वातावरण से भी हमें परिचित करवाती हैं और उनके जीवन दर्शन के साथ साथ हम उस समय के समाज का जो जीवन दर्शन था उसको भी जानने का प्रयास करते हैं। उन्होंने काव्य और साहित्य की रचना करते हुए भी अपने रचनाओं में उन्होंने प्रायः ऐतिहासिक विषयों को उठाया था। उनकी पहली मसनवी किरानुस्सादैन थी। इसमें उनका जो सृजनात्मक सौंदर्य था वो चरम पर था और उन्होंने अब जो उनकी परिस्थिति विषय था, इस साहित्य का विषय था वो अद्भुत था। मिफ्ताह उल फुजूह की रचना उन्होंने 1291 ईस्वी में की थी और उनकी जो रचना थी खज़ाइनुल फुतूह वो अलाउद्दीन के जीवन पर आधारित थी। इसमें अलाउद्दीन के आक्रमणों, कार्यों और उसकी जीवन दृष्टि के बारे में पता चलता है। खज़ाइनुल फुतूह में अमीर खुसरो ने जिस तरह से अलाउद्दीन खिलजी की प्रशंसा की है, उस वर्तमान में अनेक जो इतिहासकार हैं उसकी आलोचना करते हुए उन्हें अलाउद्दीन खिलजी के चाटुकार की संज्ञा दी है। लेकिन इन सारी आलोचना और समालोचना के बावजूद भी मध्यकालीन जो ऐतिहासिककार थे उनका जो योगदान है वो अमूल्य है और आज के इतिहासकारों के लिए, लेखकों के लिए उनकी जानकारियों को प्रासंगिक बनाकर एक तरह से इतिहास लेखन में वो अपनी नवीन दृष्टि का प्रयोग कर सकते हैं और इसके आधार पर मध्यकालीन इतिहास की अपनी नज़र से वो देखने में और उसका विवेचन करने में सक्षम हो सकते हैं। इस तरह से मध्यकालीन इतिहास लेखन की जो प्रवृत्ति थी वो विकसित अवस्था में पहुंच चुकी थी और उन जानकारियों से हमारा आज का मौलिक दृष्टिकोण विकसित होता है। उन जानकारियों का विवेचन कर हम एक प्रासंगिक इतिहास लिख सकते हैं। हम लोगों को उस समय की जो स्थितियाँ थी, परिस्थितियाँ थी, विचार थे, उनके बारे में एक उन साहित्यों के माध्यम से, उन ऐतिहासिक तथ्यों के माध्यम से हम एक अवधारणा का विकास कर सकते हैं। थैंक यू।